हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसे कि अगला वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और हाँ, थर्ड लेसन भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, बट आपने उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ये तो भाई गलत बात है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि आप घर पे पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए तो रिप्लाई नहीं दिए। 3 क्वेश्चन का जवाब देने में आपको कितना टाइम जाता था, जो कि लेसन अभी वो चल ही रहा था, कल ही स्टार्ट हुआ, कल ही आपको उसका रिप्लाई देना था, बट आप अभी वो भी नहीं कर पाए। एग्ज़ाम भी आपका उसी डेट पे हो रहा है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाओ। जैसे कि आज हम लोग का कौन सा लेसन स्टार्ट होगा? 4 लेसन है क्या? रिप्रोडक्शन हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य हो गया, रिप्रोडक्शन मतलब जनन। तो जैसा कि आपको रिप्रोडक्शन पता है कि होता क्या है, जनन होता क्या है, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम लगातार करते रहे, अपने ही समान संतान उत्पन्न करते रहे, वो तो परिवार में वृद्धि होती जाएगी ना, जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी ना। तो उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो क्या होता है? आपका परिवार नियोजन होता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग होता है, मेंबर डिसाइड करता है कि हाँ जो भी हो, 1 या 2 ही बच्चे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि रूल भी निकल चुका है, हम तो हमारे तो, है ना। और ये भी कहा जाता है कि बल्कि ये भी बेटर रहेगा कि 2 ही हो, वही सही है। आपका 2 से बेटर 1 ही हो, वही सही है, कि हम अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकेंगे ना, अच्छे से उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे ना। ऐसे अगर हम जनसंख्या वृद्धि कर लेते हैं तो उसमें हमारे यहाँ तो नुकसान होना है। सबसे पहले भोजन की समस्या होगी, मकान की समस्या होगी, बेरोजगारी होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना होगा ना तो उनको हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी रूल बना लिया है कि 2 ही बच्चा ज़्यादा बेटर रहेगा। हम तो हमारे 2 का नियम तो यही है ना, गवर्नमेंट के द्वारा तो बनाया गया है। तो जैसा कि पहले हम देख लेते हैं, लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। कौन से संगठन? विश्व मतलब विश्व के जो स्वास्थ्य का संगठन होता है, ठीक है, उनके अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य, उनके अनुसार क्या है? जनन स्वास्थ्य का जो तात्पर्य मीन्स है वो क्या है? शारीरिक है, मतलब उनकी शारीरिक से है, भावनाओं से है, व्यवहार से है तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। कह रहे हैं कि जो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा है। तो उसके हिसाब से क्या है कि जो शारीरिक भावनात्मक मतलब मनुष्य की शारीरिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, ठीक है, और उनके व्यवहार मतलब उनके व्यवहार कैसे होते हैं, सामाजिक जो स्वास्थ्य होते हैं, सामाजिक मतलब समाज के हिसाब से उनके स्वास्थ्य कैसे हैं, इन सभी की से मिलता जुलता क्या है? जनन स्वास्थ्य है। या यही सभी प्रोसेस क्या है? जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले कि जनन स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि परिवार नियोजन ही सबसे मस्ट है। ठीक है, जनसंख्या पे मतलब कंट्रोल किया जाए, रोक लगाया जाए, फैमिली प्लानिंग जो है उसमें, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी देश या राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, कह रहे हैं कि कोई भी देश हो या राज्य हो, ठीक है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मतलब समझ रहे होंगे कि उनके जो भी सैलरी वगैरह है उनके हिसाब से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति उनकी जनसंख्या एवं संसाधनों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि वो कितना
कितना आय मतलब प्राप्त कर रहे हैं और कितना उनका व्यय होना है। तो ये सारी चीज़ें उनकी किस पे निर्भर कर रही है, आर्थिक स्थिति पे ही तो निर्भर कर रही है। तो ये सारी प्रोसेस ही क्या करती है, जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमें संसाधनों की उपलब्धि भी तो की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही तो हमें संसाधनों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। तो वो उस पर ही निर्भर करती है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, कह रहे हैं कि ये जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके हिसाब से क्या है कि भोजन की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, आवास की समस्या एवं चिकित्सा। अभी ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा हो गया है तो वो वहीं तक सीमित है कि चलो हम उसको खिला पिला दिया हो गया मेरा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसको भोजन अच्छे से अच्छे फूड मटेरियल की ज़रूरत होती है, बट हाँ चलो हो नहीं पाता है तो जो भी है, लेकिन बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस ज़माने में जो है क्या हो गया है, शिक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखने लगा है। सब, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब फैमिली हो, चाहे कोई भी फैमिली हो, सब सोच रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े और समाज में नाम ऊँचा करे, ठीक है। अपना तो करेगा ही, साथ में अपनी फैमिली का भी करेगा, अपनी मम्मी पापा का भी करेगा। ये सारे प्रोसेस हैं। रोजगार की समस्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भीड़ वहाँ होगी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, समस्याएं होंगी। और उन समस्याओं में जो ज़्यादा, अभी देख रहे हो कि परीक्षाएं बहुत सारी चल रही है, तो जो ज़्यादा कंपटीशन बीट करने लायक होता है वही बीट कर पाता है, ठीक है। बाकी सब तो पीछे ही हो जा रहा है, तो वो बेचारे तो बेरोजगार ही होते जा रहा है ना। तो बेरोजगार की समस्या, आवास एवं चिकित्सा। अब एक फैमिली में जहाँ एक मेंबर रह के आसानी से अपना जीवन यापन कर रहा था, अगर वही मेंबर कि 4-5 बच्चे हो जाएं, तो अगर वो एक रूम में एडजस्ट कर ले रहा है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी कि नहीं, आवास की समस्या होगी कि नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपके परिवार नियोजन, अगर हम परिवार नियोजन कर लेते हैं तो वो हमारी वहाँ तक व्यवस्थित हो जाएंगी। अन्यथा जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है। वो रहेंगे कैसे, कैसे व्यवस्थित करेंगे आप उनको, तो सारी चीज़ें हैं। आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी, जैसे लोग जॉब नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे बेरोजगारी, जैसे अपराध जैसे कांड कर रहे हैं। क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं और बहुत सारे काम कर दे रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस भी किसकी वजह से हो रही है, बेरोजगारी की वजह से तो हो रही है। बहुत सारे मंदिरों में जाके डकैती, फिर क्या क्या बहुत सारे मतलब इत्यादि प्रोसेस हो रहे हैं, आप सभी को पता है जनरली, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट बेरोजगारी के कारण अपराधों की संख्या में भी क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो शायद इतनी ज़्यादा अपराध नहीं होते, ठीक है। ये ही सभी प्रोसेस क्या हैं, परिवार नियोजन के लिए जरूरी है कि अगर हम इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करें, मतलब फैमिली प्लानिंग करके हम वहीं तक सीमित रखें कि एक मतलब हम दो, हमारे दो तक, तो शायद हमारी फैमिली और हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर लें, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेसेस होनी चाहिए। जैसा कि अब इन्हीं सभी प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या, परिवार नियोजन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि क्या कहा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, परिवार नियोजन का मुख्य स्टेप परिवार को सीमित रखना है। परिवार सीमित रहेंगे, आप आसानी से हर एक व्यवस्थाएं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि अगर परिवार को सीमित रखना है, इनके लिए बहुत सारे प्रोसेस चल गए हैं। कह रहे हैं कि इसके लिए विभिन्न
शादी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको सबसे बेसिकली पता होगा, ट्यूबोक्टोमी नाम आपने सुना होगा, ठीक है? सुना है कि नहीं सुना है? वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये दोनों नाम आपको पता होंगे, ठीक है? इन दोनों नामों को आपको अच्छी तरीके से पता होगा, एक पुरुषों में और एक महिलाओं में। मतलब अंडाणु को शुक्राणु से नाम मिलने के प्रोसेस में ये उपाय किए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है, ठीक है? आगे हम इसको समझा दे रहे हैं आपको, एक मिनट। अब आपको दिख रहा होगा कि गर्भ निरोधक, जिसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो ये गर्भ निरोधक होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जब फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के फलस्वरूप तो जाइगोट का बनना होता है। जाइगोट बन जाएंगे तो जाइगोट डेवलप करेंगे और एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर उसको रोकना हो तो फिर कोई ना कोई प्रोसेस को यूज़ में लाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होता है वो आईयूडी होता है। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, या फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। नाम याद रखिएगा। गर्भ निरोधक की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होती है, जो विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा गर्भ को मतलब उनसे मिलने, अंडाणुओं से मिलने नहीं दिया जाता, उसमें बाधा उत्पन्न किया जाता है, वो प्रोसेस है आईयूडीसी, जिसमें कॉपर टी, जैसे कि आप जानते हैं कॉपर टी को यहाँ बीच में उनको ऐसे जोड़ दिया जाता है। बस आपको जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बताया जा रहा है, बाकी चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना? यहाँ ऐसे लगा दिया जाता है, जैसे ही आपको पता होगा कि इस पर यहाँ से इधर से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही ये कॉपर टी क्या करते हैं, इनको बर्न करते हैं और इधर से अंडाज आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में तो आ जाते हैं, लेकिन वो भी यही क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और ये भी इधर ही क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है? ये कॉपर टी जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से असक्षम बना देते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म जो है जब ओवम से नहीं मिल पाएगा तो फर्टिलाइज ही नहीं होगा, और फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन भी तो नहीं होगा, और जाइगोट का बनना नहीं होगा तो फिर एम्ब्रियो वगैरह का तो कहीं बात ही नहीं उठती है। तो ये क्या होते हैं, यही तक सीमित रह जाते हैं, ठीक है? ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं और ये पुनः रिटर्न बाहर आ जाते हैं वेजाइना, ठीक है? ये प्रोसेस होती है। जैसा कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो भी कॉपर टी होती हैं वो कॉपर आयरन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कॉपर आयरन होता है जिसको क्या कहते हैं, तांबा मोचक कहते हैं, जिसको तांबा मोचक कहते हैं, या फिर कह लीजिए वही आईयूडीसी, हिंदी में तांबा मोचक कहते हैं, जिनमें कई होते हैं, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर टी आपका हो गया। सेकेंड मेथड क्या होता है आपका, कॉपर 7 होता है, सेकेंड आपका कॉपर 7 होता है। चौथा होता है मॉडिफाइड 375। ये सारे मेथड हैं आईयूडीसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? इनका प्रयोग कब किया जाता है, गर्भ निरोध में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो अब हम इसको गर्भ निरोध को अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। अभी मैंने बता दिया ना कि कॉपर टी का प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया है, तो इनको ऐसे ही यूटेरस वाले भाग में, गर्भाशय वाले भाग
बाद जब डिजाइनर वाले भाग से आपके स्पर्म क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कॉपर टी वहाँ क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय बना देता है शुक्राणु को, स्पर्म को, और अंडाणु भी वहाँ से जब भी जैसे आता है यहाँ तक, तो कॉपर टी की वजह से वो भी क्या होता है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है और वो दोनों आपस में फ्यूज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों नाम एग्जाम में पूछ देता है कि कॉपर टी का उपयोग कब किया जाता है, कॉपर 7 का उपयोग या मल्टीफाइड 397 का कब उपयोग किया जाता है, तो आपका गर्भ निरोधक के टाइम में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? प्लीज आप बुक से हेल्प लेकर के इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो गर्भ निरोधक होता है वो क्या होता है, सामने आपको दिख रहा है ना, जो संतत जनन होते हैं। ठीक है, संतत जनन जो होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो भ्रूण बन चुके होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक रूप से, ठीक है, चाहे नेचुरली, चाहे वो रासायनिक रूप से, चाहे उसे हम यांत्रिक रूप से, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोसेस के द्वारा, किसी भी विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, अंडाणु को शुक्राणु से मिलने नहीं देते हैं, उनसे संलयन, उनका आपस में मिलना नहीं होने देते हैं हम लोग, तो फिर वो जनन नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अगर शुक्राणु जो है अंडाणु तक जाएंगे नहीं तो फर्टिलाइज्ड ही नहीं होंगे, तो अगर उनको हम उन चीज़ों से, मतलब उनको आपस में मिलने से अगर हम रोकते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, जनन नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए उपयुक्त साधनों को, मतलब इनके लिए जो उपयुक्त साधन जो मार्केट में आ चुके हैं उसे हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक कहते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे कि आपको कॉपर टी पता चल गया, आयुडी का पता चल गया, और भी बहुत सारे हैं। तो इन सभी विधियों के द्वारा क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी, आप प्लीज बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जितना हमको बताते बन गया उतना हमने बता दिया आपको कि संतत जनन को, जो जनन है उनको नियंत्रित करने के लिए, चाहे हम प्राकृतिक नेचुरल रूप से, कुछ लोग चाहते भी हैं कि उनका मिलना ना हो तो वो काफ़ी स्पेस बना के रखते हैं, दुनिया बना के रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ना चाहे में भी, ना चाहते हुए भी, मतलब वो मतलब आपस में मिलना हो जाता है, फ्यूजन जाइगोट भी बनना हो जाता है। तो अब उस प्रोसेस, उस कंडीशन में बेचारे क्या करेंगे, तो वही गर्भ निरोधक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, आयुडी, ठीक है, आयुडी का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का ही उपयोग कर लेते हैं। जैसा कि अब इसमें देख लीजिएगा कि इसके लिए जो प्रयुक्त साधन हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जिसको हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मैंने आगे आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बता चुका है। ठीक है, क्यों उपयोग किया जा रहा था, वही ना कि जो मैच्योरेशन साइकिल थी उससे पहले ये क्या करते थे, वहाँ हार्मोन्स, मतलब उनके स्राव से वहाँ क्या होते थे, वो चीज़ें स्टॉप रहती थी, मैच्योरेशन साइकिल जो होती है स्टॉप रहती थी। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती थी। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इनमें जो ये गोलियाँ बनती हैं इनमें भी क्या होता है, एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होती है, निश्चित मात्रा में होती हैं। जो गोलियाँ आती हैं मार्केट में उनमें ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, समान मात्रा में मिक्स होते हैं। इनके द्वारा मतलब ये बनाई जाती हैं गोलियाँ। कह रहे कि इनके प्रयोग से, इनका उपयोग करने से किस अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कह रहे हैं कि जो ग्राफियन पुटिका होती है, ठीक है, ग्राफियन जो पुटिका होती है वो मैच्योर ही नहीं हो पाती है, वो परिपक्व ही नहीं पाती है। और जब परिपक्व नहीं होंगे वो, तो वहाँ ओम वगैरह का बनना ही नहीं होगा। वो आपस में मिलेंगे भी, अगर वो परिपक्व ही नहीं रहेंगे तो उनका फ्यूजन ही नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा।
ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, गर्भ निरोधक गोलियों को लेने से। सबसे पहले वो रॉकेट टिका को ही क्या करता है, मैच्योर नहीं होने देता है। सेकेंड आपका है इंट्रावेटेराइन डिवाइस, यूटेराइन डिवाइस। ये क्या है, अभी मैंने बताया था कि ये ताबा मोचक है, ठीक है, कॉपर टी जिसको बोला जाता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये मोचक आयुविशी, मतलब इसको अभी मैंने जस्ट डायग्राम से समझा दिया कि इसको क्या करते हैं, मादा की योनि के माध्यम से, ठीक है, फीमेल के योनि के माध्यम से उसको क्या करते हैं, गर्भाशय वाले पार्ट्स में उसको रोपित कर देते हैं, उसको वहाँ स्थिर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो शुक्राणु को निषेचन क्षमता को, मतलब जो स्पर्म होते हैं उसके निषेचन, उनके अंदर जो जितनी एक्टिव हो रहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए, उसी क्षमता को वो क्या करते हैं, उसके धीरे धीरे कम कर देते हैं, मतलब नष्ट करते जाते हैं, वो निष्क्रिय हो गया ना, उसको कम कर देते हैं। और गर्भाशय को क्या करते हैं, भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बना देते हैं। और जिसका यूटेरस वाला भाग होता है उसको धीरे धीरे इस तरह से बना देते हैं कि वहाँ भ्रूण क्या हो, मतलब मैच्योर ना हो पाए, बन ना पाए, रोपित ना हो पाए, उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, उसे भी अनुपयुक्त बना देते हैं या उसको भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से उसको निष्क्रिय बना देते हैं। ये हमारी प्रोसेस थी क्या, गर्भ निरोधक की। गर्भ निरोधक में आपके और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बट जितना इम्पोर्टेंट है प्लीज़ अगर हम उतना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और आपका है, अभी मैंने नाम वहाँ लिख रखा है ना, वेसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी, तो प्लीज़ हम उसको भी एक बार आपको समझा दे रहे हैं, आप उसको भी। अब आपको सामने दिख रहा होगा डायग्राम में, ये भी एक गर्भ निरोधक का एक भाग है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्बंदी के नाम से आप जानते होंगे, निष्बंदी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये मेल और फीमेल में दोनों में होता है, बट मेल में उसको वेसेक्टॉमी नाम से तथा फीमेल में उसको क्या करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी नाम से जानते हैं। जैसा कि जो मेल में होते हैं, आपको दिख रहा होगा कि वास्ट डिफेंस वाले भाग को क्या किया गया है, कट कर दिया गया है, और कट करके वहाँ इस तरह से बांध रखा गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि स्पर्म क्या करें, इधर से इधर, मतलब आगे की ओर वो बढ़ नहीं पाए, ठीक है, उनकी स्टॉपेज से आम हो गई है, वो आगे की ओर क्या करेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। इधर भी देखिएगा आपको कट गया है, यहाँ बॉन्ड लग गया है, तो किसको काटा गया है, कहा जाता है कि जो मेल पर्सन में क्वेश्चन बन सकता है कि मेल पर्सन में जो इस तरह की कोशिश होती है शुक्राणुओं को रोकने के लिए, उस भाग में सबसे मतलब कौन से पार्ट्स की कटिंग होती है, तो वास्ट डिफेंस वाले भाग की, ठीक है। और ट्यूबेक्टॉमी वाले पार्ट्स में आपको दिख रहा होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब जो है ओविडक्ट वाले भाग में, ठीक है, अंडवाहिनी वाला भाग तो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया गया है, कट कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ से वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मेल और फीमेल को, मतलब स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोका जाता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, स्पर्म भी वास्ट डिफेंस वाले भाग से बाहर की ओर नहीं आ पाएगा, और आपका फैलोपियन ट्यूब से आपकी जो ओवम है वो भी यहाँ आगे की ओर नहीं, यूटेरस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से उनको क्या किया गया है, स्टॉप किया गया है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि यह परिवार नियोजन का अस्थायी उपाय है, अस्थायी पूरी तरह से, यहाँ लिख देते हैं, लिखना होगा तो डायग्राम बना के लिखिएगा, यह परिवार नियोजन का, जैसे बाकी की चीज़ें आप मेडिसिन खा के कर सकते हो, कॉपर टी लगा के कर सकते हो, रोपित करके कर सकते हो, बट इसको आप कर दोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, मतलब जो भी लोग करते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल ये होते हैं, ठीक है। यह परिवार नियोजन के लिए अस्थायी विधि है।
ठीक है ना। यह पुरुषों में वैसेक्टॉमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। यह पुरुषों में वैसेक्टॉमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी नाम से जानते हैं। ट्यूबेक्टॉमी करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कर दिया जा रहा है। अभी ये वाली जो प्रोसेस आपने पढ़ी है इसको क्या है बोलिएगा, इसको क्या बोला जाता है, या इसको एक और नाम से जानते हैं सफलिंग क्रियात्मक विधियां। ठीक है ना। इस विधि को इस नाम से ना जान के हम जान लेते हैं। कई नाम इसके होते हैं तो आप नाम ध्यान में रखे रहिएगा। क्रियात्मक विधियां, ठीक है, या उसको उस नाम से भी आप जान सकते हो। तो नाम इसके कई एग्जाम में कई नामों से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इनमें प्रायः क्या किया गया है बताइएगा। इनमें प्रायः फैलोपियन ट्यूब तथा किसको वाहिनी शुक्रवाहिनी वाले भाग को काट करके जोड़ दिया गया है। इनमें प्रायः शुक्रवाहिनी, जिसको वाहिनी फेस कहते हैं, शुक्रवाहिनी तथा फैलोपियन ट्यूब काट कर बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है वो भी मैंने बता दिया कि स्पर्म और ओवम आगे की ओर न बढ़ सके। ठीक है, वो चल होते हैं स्पर्म, तो वो आगे की ओर न आ जा सके, इस वजह से उनको क्या किया जाता है, शुक्रवाहिनी वाले पार्ट्स को कट किया जाता है, वाहिनी फेस वाले भाग को, और वहाँ उनको बांध दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है यहाँ तक की। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना करते हैं। समझ में आया ना? आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।